थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के सिद्धांत में आपका सबसे पहला जो आता है वो है आपका, यहाँ पर हम फैक्टर से रिलेटेड आपकी थ्योरीज देखेंगे। तो सबसे पहले है आपकी वन फैक्टर, या हम इसे कहते हैं यूनी फैक्टर या यूनिटरी थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी। ठीक है, एक कारक, एकात्मक या राजशाही अधिनायकवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अब एक कारक सिद्धांत जो है, इससे अगर आप किसी एक नाम को जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं एल्फ्रेड बिने को। ठीक है, एल्फ्रेड बिने, इनका नाम जोड़ा जा सकता है आपका यूनिफैक्टर थ्योरी से। अब देखिए, ये आपकी काफी पहले जो मानी जाती थी वो की थ्योरी है, और इनका कहना ये था कि पूरे हमारी जो एक सामान्य बुद्धि हमारे अंदर होती है, एक कॉमन सेंस, एक जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान हमारे अंदर होता है जो हर क्षेत्र में, हाँ, हर काम में जाता है, और हमारी सारी एक्टिविटीज जो है वो इस कॉमन सेंस से ही चलती हैं। ऐसा मानना था, ये काफी आपकी ओल्ड थॉट है, ये आपका पुराना माना जाने वाला सिद्धांत है। ठीक है, और आज अगर हम देख लें तो आज के साइकोलॉजी इसे बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका कहना था कि मतलब पर्टिकुलरली किसी एरिया की बात नहीं हो रही है, एक सामान्य बुद्धि एक व्यक्ति के अंदर होगी, अगर उसके अंदर कॉमन सेंस है तो वो हर क्षेत्र में इंटेलिजेंट होगा, इनका कहना ये था। लेकिन क्या हमें अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो लेकिन मैथ्स में अच्छा ना हो, ठीक है, या फिर हिंदी में बहुत अच्छा हो लेकिन हिस्ट्री में अच्छा ना हो, ऐसा भी तो देखने मिलता है। अगर हम इस थ्योरी के ऊपर जाएं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अगर किसी के अंदर कॉमन सेंस या जनरल इंटेलिजेंस है तो वो तो हर क्षेत्र में अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा हमें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आज की डेट में अगर हम देखें तो आज के मनोवैज्ञानिक इस थ्योरी को टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर आती है आपकी थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसे हम एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मल्टी फैक्टर यानी कि बहुकारक सिद्धांत या अराजक सिद्धांत। अब देखो, थॉर्नडाइक जो आपकी ये जो थ्योरी है ना, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये आपकी मोनार्किक थ्योरी का जस्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा। मोनार्किक थ्योरी क्या कह रही थी? आपकी मोनार्किक थ्योरी ये कह रही थी कि एक ही इंटेलिजेंस होती है जो हर काम में जाएगी, जबकि थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि जनरल एबिलिटी या सामान्य क्षमता के जैसी कोई चीज नहीं होती, और हर काम के लिए एक अलग हर मेंटल एक्टिविटी के लिए एक अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे कारक होते हैं, इसीलिए इसे बहुकारक सिद्धांत कहा गया है, यानी हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, इसीलिए इसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि इन्होंने इंटेलिजेंस के 4 गुण बताए, 4 गुण। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार ये दिए गए हैं, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। या आप ध्यान रखेंगे किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। एक तो इनका बहुकारक सिद्धांत है, फिर हमने एरियाज भी पढ़े थे आपके, अभी थॉर्नडाइक ने एरियाज भी दे रखे थे। एरियाज में उन्होंने बताया था सोशल इंटेलिजेंस और आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और फिर इन्होंने दिए हैं 4 गुण बताए हैं इन्होंने किसके? इंटेलिजेंस के। अब 4 गुण क्या है देखो, सबसे पहला है लेवल। लेवल जिसे हम कहेंगे स्तर। ठीक है, अब लेवल क्या है? लेवल का मतलब किस डिफिकल्टी के टास्क जो है एक व्यक्ति कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, जटिलता की बात हो रही है। ठीक है, कि मान लो व्यक्ति जो है वो किस हद तक कर सकता है, मतलब एक ए लेवल की चीज है, एक बी लेवल की चीज है। बी लेवल ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर कोई बी लेवल तक की चीज भी कर सकता है, इसका मतलब उसका कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता की हाई लेवल तक पहुंचने का उसके अंदर क्षमता है। ठीक है, तो लेवल का मतलब हुआ कि जो आपका टास्क है उसकी कठिनता कितनी है, जटिलता कितनी है। दूसरा होता है आपका रेंज। रेंज का मतलब होता है कि एक ही डिफिकल्टी लेवल के कितने नंबर ऑफ टास्क कोई व्यक्ति कर सकता है। अब यहाँ पर ये जितने भी टास्क हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 टास्क सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं, इनकी जटिलता का स्तर या कठिनाई का स्तर एक बराबर है, लेकिन रेंज कितने, एक रेंज के जो चीजें हैं वो एक ही कठिनता के स्तर पर व्यक्ति कर सकता है। फिर आता है आपका एरिया। ठीक है, एरिया का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो कितने क्षेत्रों में अपनी इंटेलिजेंस को दिखा सकता है, कितने क्षेत्रों में अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू रिस्पॉन्स कर सकता है, तो ये हुए एरियाज। और चौथा होता है स्पीड। स्पीड मतलब वो कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करता है या कितना स्लो है। ठीक है, तो बुद्धि के 4 हुए गुण आपके। पहला हुआ लेवल,
कि कोई अपनी बुद्धि से कितनी कठिनता के स्तर तक के काम कर सकता है। दूसरा हुआ रेंज, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कि कोई किसी एक जटिलता के स्तर के कितने काम कर सकता है, रेंज कितनी है उसकी। फिर एरिया, मतलब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर कितने क्षेत्रों में अपनी अनुक्रिया दे सकता है। और स्पीड का मतलब वो अनुक्रिया कितनी तेजी से या कितने स्लो दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक ने, कि यहाँ पर मल्टी फैक्टर्स होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग प्रकार की या अलग अलग हमारे अंदर बुद्धि के कारक होते हैं, इसी को उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा। लेकिन इन्होंने ये भी माना कि अगर किसी एक क्षेत्र में अगर व्यक्ति जो है काफी तेज है, तो वो किसी दूसरे फील्ड के साथ भी थोड़ा बहुत रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, तो इनका कहना था कि शायद कोई कॉमन फैक्टर होता है, हालांकि इन्होंने कंप्लीटली नकारा, बाद में इन्होंने इसको माना था कि एक हल्का कॉमन फैक्टर जरूर इन अलग अलग क्षेत्रों में अराइज करता है। फिर आता है आपका स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, स्पीयरमैन ने दी थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी, जिसे हम कहते हैं आपका द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत आपका चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। अब इनके अनुसार इनका कहना था, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, हमने एक पढ़ा आपका मोनार्किक थ्योरी। मोनार्किक थ्योरी में हमने क्या देखा, मोनार्किक थ्योरी किसने दी है, अगर एक नाम जोड़ोगे, एल्फ्रेड बिने ने दी है, एल्फ्रेड बिने। और इन्होंने क्या कहा, भाई एक व्यक्ति के अंदर एक कॉमन सेंस होती है, एक सामान्य ज्ञान होता है जो हर क्षेत्र में जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का कॉमन सेंस है तो वो इंटेलिजेंस हमें हर चीज में दिखाई देगी। ठीक है, और आज ये मानी नहीं जाती। अगर हम मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात करें, ये आपका वन फैक्टर थ्योरी हो गया, वन फैक्टर मोनार्किक थ्योरी, वन फैक्टर या यूनिफैक्टर, एक कारक सिद्धांत। मल्टी फैक्टर यानी बहुकारक सिद्धांत में हमने क्या देखा, किसने दिया है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी आपकी दी है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के कामों में अलग अलग तरह की बुद्धि जाती है, यानी हमारी जो बुद्धि है वो बहुत तरह के कारकों से बनी हुई है। ठीक है, और इन्होंने एक साथ ही साथ क्या दिए, इन्होंने साथ ही साथ बुद्धि के चार गुण बताए। पहला बताया इन्होंने लेवल, दूसरा बताया इन्होंने रेंज, तीसरा बताया इन्होंने एरिया, और चौथा बताया इन्होंने स्पीड। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, मल्टी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस को नकार रहा है, मोनार्की फैक्टर अलग अलग कारकों को नकार रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस सब के बाद आई स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने दोनों चीजों को लिया। उन्होंने कहा एक तो हमारी बुद्धि बनी है एक जनरल इंटेलिजेंस से, एक तो है हमारे अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे अंदर एक सामान्य बुद्धि है। ठीक है, सामान्य बुद्धि, और साथ ही साथ किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारे अंदर एक विशिष्ट बुद्धि भी होती है। यानी अगर हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारे अंदर एक विशिष्ट बुद्धि होगी। तो अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी जी से, और अगर मैं विशिष्ट बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, किसी एक क्षेत्र से जुड़ी हुई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं किसी एक क्षेत्र से जुड़ी तो S1, दूसरे से जुड़ी है तो S2, तीसरे से जुड़ी है तो S3, ऐसे करूंगी। अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूला लिखूं तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग मेरे पास ओवरऑल जो मेरी बुद्धि है वो किससे बनी हुई मिली है मुझे, एक तो सामान्य बुद्धि प्लस जितने भी क्षेत्र हैं S1 प्लस S2 प्लस S3, ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसको इन्होंने डायग्रामेटिकली भी ऐसा दिखाया है। देखो एक तो बीच में दिखाई इन्होंने जी, ये तो क्या है हमारी सामान्य बुद्धि। इसके बाद इन्होंने S1 से जुड़ी हुई एक विशेष बुद्धि, S2 से जुड़ी हुई, S3, फिर S4, अलग अलग विशेष बुद्धियां जितनी होंगी, यहाँ पे तुमने चार ही अगर लिए काम, अगर बहुत ज्यादा काम होंगे तो यहाँ पे उतनी ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आती जाएगी। ठीक है, कई जगह आपको डायग्राम इस तरीके का मिलेगा, जितने काम होंगे उतनी तरह की विशिष्ट बुद्धि होंगी। अब देखो एक दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो इन्होंने बताया कि इतनी तरह की विशिष्ट बुद्धियां, और देखो इन विशिष्ट बुद्धियों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये जनरल इंटेलिजेंस आ रही है। अदरवाइज अगर मैं मान लो ये अगर किसी डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉक्टर के अंदर जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वो जो है वो अलग है और नर्स के अंदर अलग है, जबकि बहुत सारी कॉमन चीजें हैं इनके बीच में, लेकिन इन्होंने उस चीज को कंसीडर नहीं किया। स्पीयरमैन ने बेसिकली इनका एक मतलब वो भी निकल के आता है कि क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने ये चीज नहीं देखी कि बहुत सारे जो काम होते हैं उनमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। इन्होंने हर स्पेसिफिक
जो आपकी बुद्धि है उसको एकदम अलग बता दिया था। दूसरा देखो इनका ये आया कि ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है, इनका तो कहना है, नाम तो दे रहे हो तुम टू फैक्टर थ्योरी, यानी इसमें सिर्फ दो ही कारक होने चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत सारे कारक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, और जितने काम बढ़ते जाएंगे उतनी ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, और इस पे क्वेश्चन आपका बहुत बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी में जी क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछ लेंगे आपसे जी क्या है, तो जी क्या है आपका सामान्य बुद्धि। कभी पूछ लेते हैं एस क्या है, तो एस क्या है आपकी विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, और ए आपकी टोटल इंटेलिजेंस है, जो आपकी सामान्य और कई तरह की विशिष्ट बुद्धियों से मिलकर बन रही है। अब हम बात करेंगे आपके प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में देखेंगे, इसे आप कहते हैं प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, या फिर हम इसे कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है आपकी किसने दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, या फिर हम इसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। तो इनका कहना था, थर्स्टन ने दिए ये, ठीक है, लुई एल थर्स्टन ने आपकी दी है। तो इन्होंने एक अलग ही तरह की जो है सिद्धांत दिया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि एक कारक है या दो कारक है या आपके बहुत सारे कारक हैं, इन्होंने कहा कि जब हम अलग अलग कामों की बात करते हैं तो उन कामों में कई बार ऐसा होता है कि उनमें एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, उन सारे ऑपरेशंस में, अगर आपके जितने भी फंक्शंस या ऑपरेशंस जो मेंटल ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी मैं बात करूं, तो उन मानसिक क्रियाओं में कभी कभी हमें देखने को मिलेगा कि उसमें एक समान कारक होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है, जो उन्हें क्या देता है, उसका एक समूह बना देता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैं क्या कर रही हूं, मैं हिसाब लगा रही हूं, या फिर मैं किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूं, या मैं टेबल सीख रही हूं, या फिर मैं आप मान लीजिए काउंटिंग कर रही हूं। ठीक है, अगर मैं कोई भी काम ऐसा कर रही हूं जहां पर मैं नंबर से डील कर रही हूं, तो मैं तभी कर पाऊंगी जब मेरे अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर नंबर से डील करने की मेरे अंदर क्षमता होगी, मुझे काउंटिंग समझ में आए, मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आए, तब जाकर मैं इस तरह के कामों को कर पाऊंगी। तो ये जितने भी मेंटल ऑपरेशंस हैं, इन सारे मेंटल ऑपरेशंस में मुझे क्या लग रहा है, एक कॉमन या प्राइमरी फैक्टर लग रहा है, एक प्राथमिक कारक यहां पर निकल के आ रहा है, जो मुझे इन सारे मेंटल ऑपरेशंस में हेल्प कर रहा है। किससे रिलेटेड, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक इस तरह के एग्जांपल थे जिसमें मैं सब जगह नंबर से डील कर रही थी। तो जब हमें कुछ मेंटल ऑपरेशंस में ऐसा एक प्राइमरी फैक्टर, एक प्राथमिक, एक कॉमन फैक्टर नजर आता है, तो हम उनको एक साथ एक समूह में रख सकते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, सबको ग्रुप फैक्टर कहते हैं। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, एक समूह कारक में आपकी एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी लग रही है। अब देखो यहां पर जो आपके थर्स्टन है, इन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, और कई जगह अगर आप बुक्स देखोगे ना, तो उसमें आपके इन्हीं में कभी कभी ऐसा है डिवाइड कर करके इन्होंने 9 तक भी कर दी है, लेकिन मुख्य रूप से जो इन्होंने दी है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है। तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे इन्हें। तो सबसे पहली जो इनकी है वो है नंबर फैक्टर। नंबर फैक्टर, जैसे कि मैंने कहा, जब मुझे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी आएगी, जब भी मैं संख्याओं से डील कर रही हूँ, संख्याओं के साथ मुझे कुछ ऑपरेशंस करने, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना, घटाना, कुछ भी करना है, हिसाब लगाना, काउंटिंग करना, तो मैं नंबर के साथ डील कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी फैक्टर होना चाहिए, नंबर फैक्टर होना चाहिए। दूसरा है आपका वर्बल फैक्टर, यानी फाउंडेड टेस्ट ऑफ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जब मुझे शब्दों का अर्थ समझना है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं जब वो मुझे समझ में आ रहा है, या फिर मतलब शब्दों में जो भी लोगों का बोलना है मुझे समझ में आना चाहिए, वो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, बातें समझ में आए मुझे। फिर है आपका स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर आपका किसमें होगा, इन्वॉल्व इन एनी टास्क इन विच द सब्जेक्ट मैनिपुलेट्स इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। ठीक है, यहां पर ये बेसिकली आप इसे अमूर्त से लगा लो, जब मुझे दिमाग में अमूर्त रूप से चीजों को
हैंडल करना आएगा या मैनिपुलेट करना आएगा दिमाग में ही, जब मैं किसी चीज के बारे में अच्छे से विचार कर पाऊंगी अमूर्त रूप से, तो वो होगा स्पेस फैक्टर। मतलब अगर कोई मुझे मशीन के बारे में भी बता रहा है कि इसके इस पार्ट में हो सकता है दिक्कत हो, तो मैं उसको विजुअलाइज कर पा रही हूँ, मैं अपने दिमाग में ही उसकी एक तस्वीर बना पा रही हूँ, उसको समझ पा रही हूँ, तो वो हो गया स्पेस फैक्टर। फिर आती है आपकी मेमोरी यानी स्मृति। इसमें होगा मैं कितनी जल्दी चीजों को याद रखती हूँ। अगर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मुझे बताओ, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनको आप देखो, उनको पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद होती है, उनको फोन नंबर्स अच्छे से याद हो जाते हैं, उनको लोगों के एड्रेस, उनको रास्ते बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो जिनकी मेमोरी अच्छी होगी उनका आपको अलग अलग कामों में दिखाई देगा कि जो याद करने वाली चीजें हैं ना उनको बहुत क्विकली याद हो जाती है। फिर है वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। जब हम किसी चीज से रिलेटेड कोई भी शब्द सोचने के बारे में कहें तो कितनी तेजी से मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड वर्ड आ पाता है, वो है मेरा वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। इसके लिए वोकेबुलरी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मुझे शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छा सा होना चाहिए। मेरे डिक्शनरी में, मेरे दिमाग में जो, मतलब डिक्शनरी आप मान लो कि मेरे पास जो एक दिमाग में किताब है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास, तभी मेरे को ये वर्ड फ्लुएंसी आ पाएगी। फिर है आपका रीजनिंग फैक्टर। ठीक है, रीजनिंग फैक्टर कब यूज होगा कि हम कितनी आसानी से चीजों के पीछे तर्क दे पाते हैं। और तर्क हम तभी दे पाएंगे जब हमें बहुत सारे रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांतों का ज्ञान होगा। कौन सा काम किस तरीके से होता है, जब हमें उसकी जानकारी होगी, ठीक है, तभी हम एक अच्छा तर्क दे पाएंगे। फिर है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, एबिलिटी टू सी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किस तरीके से हम चीजों को परसीव करते हैं। परसीव करना मतलब होता है अपने सेंसेस के थ्रू जो हम चीजें ग्रहण कर रहे हैं ना अपने दिमाग में, वो होता है परसेप्शन। ठीक है, सेंसेस से एक ही तरह के, मैंने बताया एक ही तरह की अगर फिल्म कोई देख रहा है तो जो सिनेमा हॉल में बैठे हुए इतने सारे लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। किसी को फिल्म अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, किसी को समझ में आएगी, किसी को नहीं समझ में आएगी, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होगा। हालांकि सबने सेंसेस वही यूज किए, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, चीजों को आप समझ रहे हो, लेकिन सबका परसेप्शन, सबका दृष्टिकोण अलग होगा। ठीक है, तो आप कितनी आसानी से चीजों के बीच में डिफरेंसेस देख पाते हैं, सिमिलैरिटीज देख पाते हैं, वो आपका क्या हुआ, आपके ग्रहण करने की जो एबिलिटी है, परसीव करने की जो एबिलिटी है, वो यहाँ पर आती है। तो 7 तरह की आपकी क्या हुई, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हुई। पहला हुआ आपका न्यूमेरिकल फैक्टर, संख्या कारक। ठीक है, संख्या कारक हुआ सबसे पहले, जिसे हम आंकिक क्षमता कहेंगे। फिर मौखिक कारक हुआ वर्बल फ्लुएंसी, शाब्दिक अर्थ क्षमता। ठीक है, फिर हुआ स्थानिक क्षमता, जब मैं दिमाग में इमेजिन कर पा रही हूँ, कल्पना कर पा रही हूँ। फिर है स्मृति क्षमता, कितनी जल्दी से मैं याद कर सकती हूँ। शब्द प्रवाह क्षमता, मेरे अंदर दिमाग में कुछ सोचते ही मुझे कितने अच्छे से दूसरे शब्द के हैं मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तर्क क्षमता, ठीक है, रीजन कितने अच्छे से दे पाती हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, मैं वस्तु में अंतर और समानता कितनी जल्दी देख पाती हूँ। ये 7 आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थर्स्टन ने आपका दिया था टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, PMA टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आपके टेस्ट वगैरह बहुत पूछे गए हैं, ध्यान में रखेंगे। PMA टेस्ट किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है, लुइस एल थर्स्टन ने दिया है PMA टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखो आलोचना ये निकल के आती है कि इन्होंने जो सामान्य कारक है ना उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने ग्रुप तो बना दिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो आपके ऑपरेशंस हैं उसमें आपकी इस तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, एक प्राथमिक मानसिक क्षमता जा रही है, लेकिन इन सभी में भी एक कॉमन जो है आपकी एक क्षमता हो सकती है। तो उस सामान्य कारक को, एक जनरल इंटेलिजेंस को इन्होंने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया था। ये इनकी आलोचना थी। हालांकि जब इन्होंने एक फाइनल वर्जन जब दिया था, रिवाइज किया था अपनी थ्योरी को, तो इन्होंने माना था कि इन 7 विशेष क्षमताओं के अलावा एक सामान्य कारक भी होना चाहिए जो इन सब में उपस्थित होता है।